नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने रक्त क्या है और किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त है कैसे पता करेंगे ये जाना था। इस वीडियो में हम रक्त के संघटक के बारे में जानेंगे और रक्त के संघटक के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त वर्तमान में है। तो रक्त की बात चल ही रही है तो हम यह भी जान लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी इंसान हैं उन सभी 30 टाइप के ब्लड ग्रुप, और जबकि बिल्ली के शरीर में 11 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है। शरीर में तो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप गाय के शरीर में पाया जाता है। कहा जाता है कि इसके शरीर में यानी कि गायों के शरीर में 800 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ। तो रक्त एक औसत मानव में 506 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ब्लड के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है, जहाँ रिसर्च किया जाता है, उसे हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने जाना कि अभी तक इंसान के शरीर में 30 प्रकार के ब्लड ग्रुप का अनुमान लगाया गया है, लेकिन अभी तक फाइनल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की ही खोज की गई है। आगे देख लेते हैं रक्त के प्रमुख कार्य क्या क्या है। रक्त के प्रमुख कार्य को लिखे यह क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले लिखेंगे रक्त पोषक पदार्थों का परिवहन में भाग लेता है। दूसरा, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के माध्यम से परिवहन होता है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य भी रक्त ही करते हैं। तीसरा, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और चौथा, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण रुधिर ही करता है, यानी कि रक्त ही करता है। रक्त को रुधिर भी कहते हैं। शरीर के तापक्रम यानी कि जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका टेम्परेचर समन्वय में लाने के लिए रक्त ही कार्य करते हैं। और पांचवा होगा कि फाइब्रिनोजन एंजाइम रक्त को थक्का करता है। अब रक्त के संघटक के बारे में जान लेते हैं। रक्त के प्रमुख संघटक यानी कि रक्त के प्रमुख संघटक है, पहला है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, जिनके कार्य निम्नलिखित हैं। यह एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, जिसमें पूछा जाता है कि रक्त क्या है, या फिर उसमें पूछा जाएगा कि रक्त की परिभाषा लिखे एवं इनके संघटक और उनका स्पष्ट वर्णन करें। तो उसके बारे में हम इस प्रकार लिखें। सबसे पहले तो हम रक्त की परिभाषा लिख देंगे। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण होता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और फिर लिखेंगे रक्त के प्रमुख संघटक हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और आगे उनका हम व्याख्या कर देंगे। आरबीसी, इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है, यानी कि लाल रक्त कोशिका है, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, यानी कि जब आरबीसी हमारे शरीर में बनता है तो वह 20 से 120 दिन तक हमारे शरीर में मौजूद रहता है। यानी कि आरबीसी की आयु 20 से 120 दिन है। कोई आरबीसी 20 दिन रहता है, कोई 30 दिन, और कोई ज़्यादा से ज़्यादा वह 120 दिन तक रह सकता है। इसमें कंदक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका डीएनए टेस्ट कभी नहीं किया जा सकता। इसका प्रमुख कार्य शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। यानी कि जब हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन का निर्माण करता है तो फिर फेफड़ा ऑक्सीजन का निर्माण करता है और उस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य आरबीसी का होता है। आरबीसी का केवल इतना ही काम नहीं होता है। यदि हमारे बॉडी में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, थोड़े काम करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारा काम कर दिया और अब हमें आराम की ज़रूरत है। इसलिए जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें कमज़ोरी बहुत महसूस होती है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो गई है। इसलिए आरबीसी हमारे शरीर में हमें हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कोशिका भी कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कोशिका की आकृति गोलाकार या अनियमिताकार होती है। रुधिर के इनकी संख्या 5000 से 8000 मिलीलीटर होती है। इनमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। और एक बार जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें जब बुखार लगता है, बार बार बुखार लगता है, और यदि कोई बीमारी हो जाती है तो वह बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो यह तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होंगी और एक दिन वह व्यक्ति मर भी सकता है।
और WBC की मात्रा यदि कम हो जाती है तो खास खुजली भी हमें हमेशा होती रहती है और जल्दी ठीक नहीं होती। कोई भी यदि समस्या होती है तो WBC की मात्रा यदि कम है तो वह समस्या जल्दी ठीक नहीं होती है। इसलिए हमें WBC की मात्रा पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी को ज़्यादातर बुखार आ रहा है, कोई बीमारी हो गई है और वह बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही है तो सबसे पहले डॉक्टर से दिखलाना चाहिए और डॉक्टर जो सलाह देते हैं वह कार्य करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में WBC की मात्रा कम हो गई तो उसे ब्रोकली का सेवन करना चाहिए, जो एक गोभी की तरह ही होता है। ब्रोकली में विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन ए रहता है। इसके अलावा वह व्यक्ति पालक और किशमिश का भी सेवन कर सकता है। इससे WBC की मात्रा बढ़ती है। एक बूंद रक्त में WBC की संख्या 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख पाया जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके शरीर में 5 लीटर रक्त पाया जाता है उसके शरीर में WBC और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी। आगे है प्लेटलेट्स रुधिर के पाए जाने वाली सूक्ष्म कणिकाएं हैं जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में कोशिका के टूटने फूटने से होता है। कटने या फटने से रक्त को शरीर से बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करते हैं, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में कभी कट जाती है, शरीर का कोई अंग कट जाता है तो कहीं चोट लग जाता है और खून जाने लगता है हमारे शरीर से, तो रक्त को रोकने के लिए, रक्त बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स ही कार्य करते हैं। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बना देता है जिससे रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है कि जब भी हमारे शरीर से ब्लड निकल रहा है तो उस ब्लड का थक्का बना देना, जिससे कि ब्लड शरीर से बाहर नहीं निकल पाए। अगला है रक्तदाब किसे कहते हैं। तो रक्तदाब के बारे में अब हम जान लेते हैं। रक्तदाब रुधिर वाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध रुधिर के द्वारा लगने वाला दाब को रक्तदाब कहते हैं। एक स्वस्थ मानव का BP 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 को सिस्टोल और 80 को डायस्टोल कहते हैं। यानी कि 120 ऊपर वाले को सिस्टोल और नीचे वाले 80 को डायस्टोल कहते हैं। लसिका किसे कहते हैं। लसिका हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ जो लसिका वाहिनी में परिवाहित होती है लसिका कहलाता है। इनके कार्य निम्नलिखित है। लसिका द्वारा ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का परिवहन होता है। उत्तकों में विसरण विधि के द्वारा होता है। और लसिका का दूसरा कार्य यह है कि आहार नाल से वसा के अणुओं का अवशोषण लसिका द्वारा ही होता है। लसिका तंत्र द्वारा वसा रुधिर में पहुंचता है, यानी कि लसिका तंत्र के माध्यम से ही वसा रक्त में पहुंचते हैं। एग्जाम में आता है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर स्पष्ट करें। रुधिर और लसिका के संबंध में इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रुधिर एवं लसिका में अंतर स्पष्ट करें। कभी कभी यह क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है और कभी कभी 5 नंबर का, तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। रुधिर एवं लसिका में अंतर यदि लिखने के लिए एग्जाम में आएगा तो हम सबसे पहले रुधिर और लसिका की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे रुधिर रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला लाल रंग का तरल ऊतक है। और लसिका के संबंध में लिखेंगे कि लसिका हल्के पीले रंग का अंतकों के बीच एवं लसिका वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला तरल ऊतक है, यानी कि रुधिर और लसिका दोनों ही ऊतक है। और दूसरा लिखेंगे रुधिर का निर्माण प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिका एवं प्लेटलेट्स द्वारा होती है। हम जानते हैं कि रुधिर का ही हिस्सा प्लेटलेट्स, RBC और WBC है। उसी के संबंध में कहा जा रहा है कि रुधिर का निर्माण प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC एवं श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC एवं प्लेटलेट्स द्वारा होता है। और लसिका के संबंध में लसिका का निर्माण रुधिर कोशिका में उपस्थित रुधिर से प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाओं को छनकर बाहर आने से होता है। और तीसरे नंबर में लिखेंगे कि रुधिर का बहाव हृदय से अंगों की ओर एवं अंगों से हृदय की ओर होता है। और लसिका का बहाव सिर्फ ऊतकों से हृदय के निकट के शिरा तंत्र की ओर ही होता है। अब हम कृत्रिम वृक्क क्या है इसके संबंध में जान लेते हैं। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कृत्रिम वृक्क यानी कि जो साइंटिस्टों के द्वारा किडनी बनाया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। कृत्रिम वृक्क क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे जब रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कृत्रिम मशीन द्वारा किया जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। यानी कि जब रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है मशीन के माध्यम से, तो उसे ही हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं।
व्यक्ति जिनका वृक्क संक्रमित या क्षतिग्रस्त होने से काम करना बंद कर देता है, उनके रुधिर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के निष्कासन के लिए कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, उसके शरीर में कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे रक्त का फिल्टर किया जाए और रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाए। रोगी के रुधिर को हाथ में मौजूद धमनी द्वारा कृत्रिम वृक्क के सेलोफेन के बनी कुंडलित नली से गुजारा जाता है। इस दौरान इनमें उपस्थित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ सेलोफेन नली से निकालकर डायलिजिंग द्रव में चले जाते हैं। यानी कि जब रोगी के शरीर में कृत्रिम वृक्क लगाया जाता है तो इस दौरान इनमें उपस्थित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ सेलोफेन नली से निकलकर डायलिजिंग द्रव में चले जाते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ रक्त से बाहर निकलकर डायलिजिंग द्रव में चले जाते हैं। सेलोफेन नली का दूसरा सिरा रोगी के हाथ में उपस्थित सिरा से जुड़ा रहता है, जिससे शुद्ध रक्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है। अगला है हमारे शरीर में वृक्क के क्या कार्य। किडनी के संबंध में कहा जाता है कि दाहिनी किडनी यानी वृक्क लीवर के ठीक नीचे होता है और मानव के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ी होती है, जबकि बाईं तरफ की किडनी दाहिनी की अपेक्षा छोटी होती है। और किडनी में 1.15 मिलियन कोशिकाएं होती है, जिसे जोड़कर एक धागा बनाया जाए तो 8 किलोमीटर लंबा धागा बनेगा। और किडनी के संबंध में एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि किडनी एक दिन में रक्त को 400 बार फिल्टर करता है, यानी कि रक्त को 400 बार छानता है। अगला है हमारे शरीर में वृक्क के क्या कार्य हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे वृक्क द्वारा शरीर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है और दूसरा वृक्क द्वारा जल संतुलन होता है। उसके बाद प्रश्न में आता है कि किस प्रकार रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। यानी कि किस प्रकार जिस रोगी का किडनी खराब हो जाता है उसके शरीर में डायलिसिस मशीन का प्रयोग करके रक्त से वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे रोगी के रुधिर को हाथ में मौजूद धमनी द्वारा डायलिसिस मशीन के सेलोफेन की बनी कुंडलित नली से गुजारा जाता है। जैसे जैसे रोगी का रुधिर सेलोफेन नली से होकर गुजरता है, इनमें उपस्थित वर्ज्य पदार्थ सेलोफेन नली की दीवार से निकलकर डायलिजिंग द्रव में चले जाते हैं। इनके साथ सेलोफेन नली का दूसरा सिरा रोगी के हाथ में पाए जाने वाले सिरा से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से रहित रुधिर मनुष्य के हृदय में पहुंचता है। यानी कि जिसके द्वारा जिस नली के माध्यम से रोगी के शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। आगे परिसंचरण तंत्र क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषक तत्व, हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि और हार्मोन, विटामिन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी पोषक तत्व इत्यादि को एक जगह से दूसरे जगह शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए जिस रक्त वाहिनी का प्रयोग किया जाता है उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं जब रुधिर का प्रवाह किसी धमनी या सिरा में ना होकर किसी गुहा के माध्यम से होता है, जिसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और खुला परिसंचरण तंत्र मानवों में नहीं होता है और ये आर्थ्रोपोडा, संघचीटी, कीट, तिलचट्टा, घोंघा, शंख इत्यादि में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और बंद परिसंचरण तंत्र मानव में होता है। बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे जब रक्त का प्रवाह धमनी और सिरा के माध्यम से होता है तो उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र मानवों में होता है और खुला परिसंचरण तंत्र कुछ छोटे छोटे जीव जंतुओं में होता है, जैसे आर्थ्रोपोडा, संघचीटी और कीट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का वर्णन करें। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी वीवीआई है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। एक बार तो हृदय से होकर जब रक्त गुजारा जाता है तो हृदय रक्त को फिल्टर करता है और अशुद्ध रक्त को एक साइड और शुद्ध रक्त को एक साइड करता है। और जब शुद्ध रक्त होता है फिर वो सिरा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है और फिर उसे हृदय पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में फैलाता है। इसलिए मानव में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसमें सिरा के द्वारा
द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य किया जाता है तथा हृदय उसे शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस कोशिकाओं में भेजता है, जहां CO2 गैस को बाहर कर ऑक्सीजन को रक्त में मिला लिया जाता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है और हृदय रक्त को पंप कर शरीर के विभिन्न भागों में फैलाता है। मित्रों, परिवहन चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आंसर रहता है, जिसे हमने विस्तार पूर्वक एक एक करके समझा। अब अगले वीडियो में हम परिवहन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो तब तक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।